Hey, welcome to GeoMind. My name is Swapnil Singh Bist, and today we are going to start the part 7th of Igneous Petrology. It's been a long time. Due to personal reasons, I was not able to maintain the continuity, but here we are once again. तो आज हम बात करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम की, और टू कंपोनेंट सिस्टम में हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन अल्बाइट अनॉर्थाइट फेज डायग्राम की, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम जो लीवर रूल का कंसेप्ट है उसको भी हम देखेंगे। सो स्टे विद मी टिल द एंड एंड होपफुली आप आज जो है जो अनॉर्थाइट और अल्बाइट का जो सिस्टम है उसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो मेरा नाम आप सभी को पता है, माय नेम इज स्वप्निल सिंह बिस्ट, और आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, बिकॉज ये मुझे मोटिवेशन देता है नए कंटेंट बनाने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपके लिए एक नया ग्रुप लेके आया हूँ, जियोमाइंड प्लस। तो ये एक पेड ग्रुप होगा। इसमें क्या होगा कि जो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं अभी तक, लगभग 71 वीडियोस हैं, उनकी आपको पीडीएफ फाइल्स इस ग्रुप में मिलेंगी। साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड नोट्स मिलेंगे बेस्ड अपॉन जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड आर्ट साइंसेस। एंड थर्ड इज डेली रैंडम क्विजेस, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे ऑन जियोलॉजी, ठीक है। और ये पेड ग्रुप होगा, तो इसको जो इसकी फीस होगी वो ऑलमोस्ट 299 रुपीज़ होगी, जो कि बहुत ही मिनिमम है मंथली फीस, ठीक है। और इतना तो आप कहीं भी खर्च कर सकते हो। तो उससे अच्छा है कि आप एक ऐसे चीज़ पे खर्च करो जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप रहेगा, इसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो पहले, और वहाँ पे आप मुझे पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जंप टू द बाइनरी फेज डायग्राम। तो देखो, बाइनरी फेज डायग्राम या टू कंपोनेंट सिस्टम एक ही चीज होती है, ठीक है। तो बाइनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सिस्टम की बात करते हैं तो अगर उसमें दो कंपोनेंट होंगे तब हम बाइनरी को लाते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस, ओके। तो बाइनरी को तभी हम बोलते हैं जब हमारे पास दो कंपोनेंट रहते हैं। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, अगर आपका फेज का कंसेप्ट सही नहीं है, ठीक है, कंपोनेंट का कंसेप्ट नहीं है आपके पास, या वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ एप्लीकेशन कैसे होता है फेज रूल का, अगर आपके पास उसका कंसेप्ट नहीं है तो यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज, ओके, probably the phase rule video, and you will get a whole new better idea understanding about the phase rule, alright। तो दो कंपोनेंट जब होंगे किसी सिस्टम में तब उसको हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे या टू कंपोनेंट सिस्टम कहेंगे, और उसके फेज डायग्राम को हम बोलेंगे बाइनरी फेज डायग्राम, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जिस बाइनरी फेज डायग्राम की, वो होगा सॉलिड सोल्यूशन ऑफ प्लेजियोक्लेस, या उसको हम बोलते हैं अल्बाइट एंड अनॉर्थाइट सिस्टम। नाउ अल्बाइट एंड अनॉर्थाइट, जैसे कि आपको पता है, आर पार्ट ऑफ प्लेजियोक्लेस, ऑलराइट। सो दे आर द एंड मेंबर्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज ऑफ प्लेजियोक्लेस। तो ऐसा कुछ हमको ये डायग्राम देखने को मिलता है, बहुत ही लोगों ने काफी बार इसको देखा भी होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो तब भी आज हम इसको अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तो आप ये अल्बाइट का फॉर्मूला याद रख लीजिए और अनॉर्थाइट का फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। NaLSi3O8 एंड Cl2Si2O8। इसमें दो चीजें आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी, एक में आपको Na देखने को मिलेगा और दूसरे में Ca, यानी कि कैल्शियम एंड सोडियम। इसी की हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो उससे आगे पढ़ने, ये तो ब्रीफ रहा कि आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि फेज डायग्राम क्या होता है, ये मैंने पहले भी समझाया था। तो फेज डायग्राम एक्चुअली में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप बिटवीन द मिनरल्स और अदर फेसेस। These relationships are governed by the laws of thermodynamics. साथ ही साथ स्टैंडर्ड फेज डायग्राम शो हाउ फेजेस और फेस assemblages change as a function of temperature, pressure, phase composition और combination of these variables। तो फेज डायग्राम एक्चुअली क्या होता है, जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा कुछ ही रहता है फेज डायग्राम, ठीक है। और ये आपको एक तरीके से
डिस्क्राइब करता है कि कैसे मिनरल जो है वो इक्विलिब्रियम में बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दीज वेरिएबल्स, यानी कि टेम्परेचर है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर है, एंड कंपोजिशन है, ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे H2 सिस्टम में है तो वहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर होगा एंड प्रेशर होता है। वैसे SiO2 सिस्टम में भी टेम्परेचर और प्रेशर था, जैसे कि हमने वन कंपोनेंट सिस्टम में देखा था इन माय प्रीवियस वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने H2O सिस्टम एंड SiO2 सिस्टम की बात की थी। आज हम बात करेंगे टू कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, बाइनरी डाइऑक्साइड अनॉर्थाइड सिस्टम, एल्बाइट अनॉर्थाइड सिस्टम, ठीक है, पेरिटेक्टिक फॉस्फेट क्वार्ट्ज एंड एक्सोल्यूशन ऑफ एल्कली फेल्सपार्स, ओके, या के फेल्सपार, अनॉर्थाइड और ऑर्थोक्लेस फेल्सपार, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन वाला, ठीक है। प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द बाइनरी यूटेक्टिक एंड बाइनरी पेरिटेक्टिक, मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा, एंड एक्सोल्यूशन के लिए एक अनदर वीडियो आएगी, और फिर हम बात करेंगे टर्नरी वाला, ठीक है। सो दीज ऑल वीडियोज विल कम इन नेक्स्ट कमिंग डेज, ओके। सो दो कंपोनेंट में जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एल्बाइट अनॉर्थाइड सिस्टम, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सिंपलीफाई करते हैं दो कंपोनेंट सिस्टम को एंड इलस्ट्रेट देयर कूलिंग एंड मेल्टिंग बिहेवियर ऑन फेज डायग्राम बाय फिक्सिंग द प्रेशर एंड डिस्कसिंग द इंटरेक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड द कंपोजिशनल वेरिएबल्स। तो ज्यादातर हम दो कंपोनेंट सिस्टम में क्या करते हैं, प्रेशर को फिक्स कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे, ठीक है। तो ये एक आइसोबारिक सिस्टम हो जाता है, एंड आइसोबारिक सिस्टम में आपको पता है कि फेज रूल कैसे हो जाता है, P+F = C+1, ठीक है। तो जनरल फेज रूल आपको पता है P+F = C+2 होता है। अब 2 यहाँ पे वेरिएबल्स को दर्शाता है, कौन से वेरिएबल्स रहते हैं, जनरली टेम्परेचर एंड प्रेशर रहते हैं। तो अगर दोनों टेम्परेचर प्रेशर क्या है, वेरिएबल्स हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रहेगा, लेकिन इनमें से अगर एक कांस्टेंट रह जाता है तो यहाँ पे C+1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी। अच्छा, अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पे कि सॉलिड सॉल्यूशन होता क्या है, क्योंकि ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको बाइनरी फेज डायग्राम सॉलिड सॉल्यूशन का पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सॉलिड सॉल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है। Okay, so what is a solid solution? Chemical elements substitute for each other in specific structural sites. The atomic substitution is commonly referred to as solid solution. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्चुअली ये हुआ कि मिनरल्स में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली मिनरल्स की बात करेंगे। वैसे बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि अलॉयज वगैरह या मेटल्स में भी ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली मिनरल्स में क्या होता है कि मिनरल्स में कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल साइट में, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ओलिवीन का, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ओलिवीन का है। यहाँ पे जो येलो पोर्शन है ये स्ट्रक्चर है हमारा ऑक्टाहेड्रा, इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक पिरामिड और उसके नीचे दूसरा पिरामिड उल्टे शेप में, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रा। और दूसरा है स्ट्रक्चर हमारा टेट्राहेड्रा। तो ये टेट्राहेड्रा जो स्ट्रक्चर है इसमें तो हमारा SiO4 आता है, ठीक है, Si बीच में रहता है, एंड समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन रहते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे रहता है, 2 3, ठीक है, 4, तो ऐसा कुछ रहता है। वैसे ही ऑक्टाहेड्रा में हमारे ओलिवीन के अंदर, ओलिवीन एक मिनरल होता है, ओलिवीन का फॉर्मूला क्या होता है, Mg(Fe)2SiO4, ठीक है। तो इसमें 2 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, तो ये 2 एलिमेंट आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं इस ऑक्टाहेड्रल साइट में, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है Mg(Fe), ओके, एंड Mg जब होता है एंड मेंबर, यानी कि 100% जब Mg होता है ओलिवीन में, तो वो ओलिवीन हो जाता है हमारा फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट उसका नाम होता है। 100% आयरन रहता है
तो वो फाइलाइट हो जाता है, ठीक है। और जनरली इन दोनों के बीच भी फ्रैक्शंस में सॉलिड सोल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल Mg हमारा 0.6 हो सकता है एंड Fe हमारा 0.4 हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल्यूशन। वैसे ही सॉलिड सोल्यूशन हमारा प्लेजियोक्लेस का भी होता है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्लेजियोक्लेस के अंदर 6 मिनरल्स होते हैं, जिसमें Ca एंड Na आपस में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर 100% Ca होगा तो हमारा अनोर्थाइट होगा, ठीक है। 100 to 90% Ca होगा। तो अगर बाइटोनोवाइट होगा तो बाइटोनोवाइट में क्या होगा, हमारा Ca 70 to 90% होता है कैल्शियम, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके एल्बाइट तक हमारी पहुंचती है सीरीज। तो एल्बाइट एंड अनोर्थाइट आर इट्स एंड मेंबर, ठीक है। एल्बाइट में हमारा Na 90% to 100% होता है, ओके। सो NaL Si3O8 is your albite and Cl2Si2O8 is your anorthite। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्लेजियोक्लेस में Na और Ca सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारा सिलिका एंड एल्यूमिनियम भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा कि CaAl2Si2O8 is your anorthite and NaAlSi3O8 is your albite। अब एक्चुअली यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में देखें तो Al 2 है, यानी कि एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे Si 2 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूट कर रहा है और साथ ही साथ एक Si भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक्सचेंज हो रहा है, ओके। तो एक Si Al3 पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, रिमेंबर दैट। तो हियर यू कैन सी सॉलिड सॉल्यूशन एक्सप्लेन्ड थॉरोली। तो ओलिविन की बात करें तो टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड बाय Si4+, जो मैंने बताया था, एंड ऑक्टाहेड्रल साइट्स अक्युमुलेट Mg2+ या Fe2+, ठीक है। हाउएवर, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया है, Mg2SiO4 या Fe2SiO4 होंगे तो एंड मेंबर्स होंगे फॉस्फेट एंड फाइलाइट, एंड दे यूजुअली मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया Mg 0.6 हो सकता है, Fe 0.4 हो सकता है, वैसे Mg 0.3, Fe 0.7, okay। So solid solution thus can be defined as a range of composition in a mineral in which specific atomic sites, as in case of olivine there is octahedral sites, okay, may be occupied by 2 or more different chemical elements or ions in variable proportion। तो ये इसका परफेक्ट डेफिनेशन है सॉलिड सॉल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं और एल्बाइट अनोर्थाइट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो होपफुली अभी आपको सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन होता क्या है। सो हियर यू कैन सी द प्लेजियोक्लेस फेज स्टेबिलिटी डायग्राम। रिमेंबर ऑलवेज प्लेजियोक्लेस हमारा ग्रुप ऑफ मिनरल है, ठीक है, जिसमें सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज होती है बिटवीन द 2 एंड मेंबर मिनरल्स, ठीक है। तो एंड मेंबर कौन से हैं, एल्बाइट एंड अनोर्थाइट है। अब इस डायग्राम के कुछ पॉइंट्स में आपको पहले ही बता देता हूं। एक्स एक्सिस पे आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे हमारा अनोर्थाइट इज योर 100% और यहां पे हमारा एल्बाइट इज 100%, ठीक है। तो एल्बाइट का कंपोजिशन जो है वो यहां की तरफ इंक्रीज हो रहा है और अनोर्थाइट का कंपोजिशन जो है वो यहां की तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि क्लटर से बचने के लिए डायग्राम में सिर्फ अनोर्थाइट का कंपोजिशन दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि एल्बाइट का कंपोजिशन भी यहाँ पे है। तो जहां पे 0% अनोर्थाइट होगा वहां पे 100% एल्बाइट होगा, ओके। प्रीटी सिंपल। वाई एक्सिस पे आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है 1500 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
दूसरी बात, ये जो आपको कॉन्वेक्स शेप का कर्व दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लिक्विडस लाइन, ठीक है। एंड ये कॉन्केव शेप का जो कर्व दिख रहा है इसको बोलते हैं सॉलिडस लाइन, ठीक है, ये लेंस शेप में। तो ये लेंस शेप में इसका जो कॉन्वेक्स पार्ट है दिस इज योर लिक्विडस एंड दिस इज योर सॉलिडस। अब लिक्विडस का मतलब क्या होता है? लिक्विडस का मतलब ये होता है कि इस लाइन से ऊपर जो भी पार्ट होगा इस फेज डायग्राम में, वहां पे फेज क्या होगा? लिक्विड होगा, यानी कि 100% मेल्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉलिडस के नीचे जो भी पार्ट होगा उसमें 100% सॉलिड होगा या फिर क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है। एंड ये बीच वाला जो पोर्शन होगा लेंस का, इसमें मेल्ट प्लस क्रिस्टल होंगे, ठीक है। मेल्ट प्लस क्रिस्टल या मेल्ट प्लस सॉलिड जो भी कहें, या मेल्ट प्लस प्लेजियोक्लेस यहाँ पे लिखा है तो प्लेजियोक्लेस के क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फेज डायग्राम में कैसे पाथ प्रोड्यूस होता है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, प्लेजियोक्लेस जो है इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल ग्रुप इन द अर्थ क्रस्ट, ओके, अर्थ क्रस्ट पे। बल्क अर्थ में कौन सा मिनरल सबसे अबंडेंट है? आप कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो लेट अस एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम विद इक्वल अमाउंट ऑफ टू एंड मेंबर्स कंपोनेंट अल्बाइट एंड अनॉर्थाइट हुज कंपोजिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अनॉर्थाइट 50 एंड अल्बाइट 50। तो लेट्स से कि हमारे पास एक मेल्ट है, ठीक है, एक सिस्टम है अल्बाइट अनॉर्थाइट का, जिसमें हमारे पास एक मैग्मा रखा हुआ है। मैग्मा का कंपोजिशन लेट्स से हमारे पास 50-50% है। 50%, अगर मैं AN50 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब अनॉर्थाइट 50% है, अल्बाइट भी 50% है, ठीक है। तो यहाँ पे उस पॉइंट को मैं लेता हूँ, यहाँ पे जो दिख रहा है अनॉर्थाइट 50 का। अब लेट्स से कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस पे है हमारा मेल्ट। अब हम इसको कूल करते हैं, तो कूल करेंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा मेल्ट का, ठीक है, अराउंड 1400 डिग्री तक, 1420 डिग्री तक ये मेल्ट का टेम्परेचर डाउन होगा। और जैसे ही डाउन होगा ये लेट से लिक्विडस लाइन पे आ चुका है, ठीक है, यानी कि ए पॉइंट पे आ चुका है। अब ए पॉइंट पे आएगा तो जैसे ये ए पॉइंट पे आएगा वैसे ही प्लेजियोक्लेस के क्रिस्टल्स जो हैं वो बनना चालू होंगे, यानी कि शुरुआत होगी वहां से। लेकिन स्टिल एट पॉइंट ए देयर विल बी ऑलमोस्ट 100% मेल्ट, ठीक है। तो इफ दिस सिस्टम इज हीटेड sufficiently it will be above liquidus temperature, ठीक है। Now let begin to cool the system until the system reaches liquidus 1420 डिग्री सेल्सियस at point A। ये हमारा हो गया। The systems move incrementally below A, it moves into the melt plus solid field, so the crystallization of the melt begins at point A, ठीक है। तो at point A क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे करके जब हम टेम्परेचर को वापस से नीचे करते हैं, लेट्स से एट पॉइंट C, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेट्स से 1380 डिग्री सेल्सियस पे। अब सफिशिएंट कूलिंग के कारण हमारा क्रिस्टल्स जो है वो भी बनना चालू हो गया है, ठीक है। सफिशिएंट क्रिस्टल चालू हो गए और इतने क्रिस्टल बनने चालू हो गए हैं कि हम इनको मेजर कर सकते हैं कि भाई कितना % क्रिस्टल बनना चालू हुआ है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है ए पॉइंट पे या सी पॉइंट पे जो ये वाली लाइन है इस पे हमारा मेल्ट का कंपोजिशन दिखा रहा है, ठीक है। लेट्स से एट सी द मेल्ट कंपोजिशन विल बी अराउंड 40% ऑफ अनॉर्थाइट एंड 60% ऑफ अल्बाइट। लेकिन इसी के अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचें सॉलिडस वाली लाइन पे यानी कि डी पे, तो डी पे जो क्रिस्टल का कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? रिमेंबर, सॉलिडस वाली लाइन पे हमेशा क्रिस्टल का कंपोजिशन होगा, लिक्विडस वाली लाइन पे हमेशा मेल्ट का कंपोजिशन होगा, ठीक है। तो सी पे मेल्ट का कंपोजिशन क्या है हमारा? एट सी द मेल्ट कंपोजिशन विल बी अनॉर्थाइट 40 एंड अल्बाइट 60%, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 100% मेल्ट है तो उसमें 40% अनॉर्थाइट होगा, 60% अल्बाइट होगा। वैसे ही कूलिंग के कारण जो क्रिस्टल हमें बनेंगे उसका कंपोजिशन क्या होगा? अगर मैं इसको डाउन करता हूं
तो लगभग 89% या 90% हमारा पास अनॉर्थाइट के क्रिस्टल बनेंगे। ठीक है, 90% अनॉर्थाइट होगा उसमें, उस क्रिस्टल में, और एल्बाइट कितना हो जाएगा 10%। पहली बात ये हो, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे हम कूलिंग के कारण ये और नीचे होता जाएगा। रिमेंबर यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, ठीक है। सो एट 13-20 डिग्री सेल्सियस हम जी पे पहुंचेंगे, ठीक है। और जी का कंपोजिशन क्या होगा, जी में मेल्ट का कंपोजिशन क्या होगा। रिमेंबर मेल्ट का कंपोजिशन हमेशा लिक्विडस लाइन पे होता है। ये वाली लाइन लिक्विडस है, कॉन्वेक्स वाली लाइन, और ये वाली लाइन सॉलिडस है। तो वैसे यहाँ से हम इसका कंपोजिशन निकाल सकते हैं कि भाई कितने परसेंट एल्बाइट है, कितने परसेंट अनॉर्थाइट है। और जो ये लाइन हम खींच रहे हैं स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं टाई लाइन। और टाई लाइन का यूज अभी मैं बताऊंगा लीवर रूल में, ठीक है। तो इसको टाई लाइन बोलते हैं, जितनी भी लाइन ये खींची हुई है, ठीक है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर कूल होने के साथ साथ लिक्विड का कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है और सॉलिड का कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है, यानी कि क्रिस्टल का कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल ए पे मेल्ट का कंपोजिशन कितना था, 50-50% था, ठीक है, क्योंकि यहां से जस्ट क्रिस्टल बनना चालू हुए हैं। सी पे मेल्ट का कंपोजिशन क्या था, अनॉर्थाइट 40 था, और जी पे मेल्ट का कंपोजिशन क्या, लेट्स से अनॉर्थाइट 30 था, ठीक है। तो चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ क्रिस्टल का कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है। बी पे अलग है, डी पे अलग है, और एच पे क्या है, क्रिस्टल जो है एल्बाइट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि अनॉर्थाइट अराउंड 75% है एंड एल्बाइट विल बी 35%। यहाँ पे अनॉर्थाइट रिच था, ठीक है, डी पे अनॉर्थाइट रिच था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है वैसे वैसे मेल्ट और क्रिस्टल एल्बाइट में रिच होते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, एल्बाइट में रिच होते जा रहे हैं। और जो रिएक्शन क्या हो रहा है, लिक्विडस लाइन पे लिक्विड 1 प्लस प्लेजोक्लेस 1, ठीक है। लेट्स से ये प्लेजोक्लेस 1 क्या होगा, अनॉर्थाइट में रिच होगा, वो रिएक्ट कर रहा है लिक्विड 1 के साथ और बना रहा है लिक्विड 2 प्लस प्लेजोक्लेस 2, एंड दीज टू विल बी एल्बाइट रिच, ठीक है। फिर ये लिक्विड 2 प्लस प्लेजोक्लेस 2 अगेन लिक्विड 3 एंड प्लेजोक्लेस 3 बनाएंगे, जो कि अगेन मोर एल्बाइट रिच होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मोर Na रिच या एल्बाइट रिच देन ओल्डर प्लेजोक्लेस 1। अब क्या होता है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अगर क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, दो केसेस होंगे यहाँ पे, ठीक है। या तो इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन होगा या फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन या डिसइक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन होगा तो कूल डाउन वहीं तक होगा जब फाइनल कंपोजिशन का क्रिस्टल विल बी सेम एज ओरिजिनल कंपोजिशन, ठीक है। तो कूलिंग या क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ यहीं तक रुक जाएगा, सीमित हो जाएगा एट एफ। और एट एफ आप देख सकते हो कि क्रिस्टल का कंपोजिशन इज अनॉर्थाइट 50 एंड एल्बाइट 50 सेम एज द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ द मेल्ट। तो ये मेल्ट है और ये क्रिस्टल है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे क्रिस्टल है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन रुक जाएगा। लेकिन अगर हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टल कंपोजिशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल बल्क कंपोजिशन। और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन आपको पता है कि जैसे जैसे मेल्ट सॉरी कूल डाउन होता जाता है वैसे वैसे हमारे क्रिस्टल बनेंगे। और क्रिस्टल जब बनेंगे, अगर हम उनको रिमूव करते जाएंगे सिस्टम से, तो हम उनसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जैसे प्लेजोक्लेस के क्रिस्टल रिमूव होंगे वो लिक्विड के साथ मेल्ट रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेल्ट कैन नो लॉन्गर रिएक्ट विद द लिक्विड, ओके। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ऐसा आपको समझ सकते हो कि लेट्स से हमारे पास मैग्मा है, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके हमारे जो क्रिस्टल हैं वो सिस्टम से बाहर निकलते जा रहे हैं, ठीक है, बाय क्रिस्टल फ्लोटेशन या ग्रेविटी सेटलिंग की वजह से। तो ये क्रिस्टल बाहर निकलते जा रहे हैं, तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे मेल्ट के साथ, ओके। एंड इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। और इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है,
मेल्ट जो क्रिस्टल होते हैं वो मेल्ट में ही रहते हैं, ठीक है, एंड दे विल रिएक्ट विद द मेल्ट इटसेल्फ। तो होगा क्या, जब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होगा तो ये फर्दर कूल हो जाएगा एंड इट विल रीच समवेयर हियर एंड द न्यू क्रिस्टल कंपोजिशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बल्क कंपोजिशन, इट विल बी मोर एल्बाइटिक रिच। और कभी कभी ये पूरा यहां तक भी पहुंच सकता है जिसमें पूरा एल्बाइट बन सकता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम डिसइक्विलिब्रियम लिक्विड्स कैन डिसेंड द लिक्विडस ऑल द वे टू प्योर एल्बाइट। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई किस केस में जो मेल्ट होगा वो प्योर एल्बाइट तक पहुंच सकता है, तो वो केस होगा हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो दिस वाज अबाउट एल्बाइट अनऑर्थाइड सिस्टम आइसोबारिक। और मेल्टिंग की बात करेंगे तो मेल्टिंग ठीक इसका उल्टा होगी, ठीक है। मेल्टिंग की बात करेंगे, लेट्स से हमारे पास एक कंपोजिशन है और इसका हम इंक्रीज करेंगे, इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये इसी फैशन में क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि लेट्स से हमारे पास अनॉर्थाइड 50 और एल्बाइट 50 का सॉलिड है या क्रिस्टल है, उसको मैं हीट करूंगा तो जो पहला मेल्ट बनेगा वो ऐसा होगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगा, फिर मेल्ट ये होगा, फिर धीरे धीरे करके वो इक्विलिब्रियम मेल्टिंग में ये यहां तक पहुंचेगा जब तक मेल्ट का कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं हो जाता सॉलिड के कंपोजिशन जैसा, ठीक है। तो इसके ठीक उल्टा हम इक्विलिब्रियम मेल्टिंग या फ्रैक्शनल मेल्टिंग कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में मेल्ट और क्रिस्टल का पाथ कैसा है, ये ओरिजिनल कंपोजिशन है हमारा, ठीक है, एनोसाइड 50 एल्बाइट 50, और ये टेक्निकली इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन में यहां तक रुक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन पाथ जो है इससे भी बाहर चल जाता है या फर्दर चल जाता है और समटाइम इट विल बिकम प्योर एल्बाइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टाई लाइन एंड लीवर रूल। तो जब हमें क्रिस्टल का परसेंटेज निकालना कि भाई कितने परसेंट ऑफ क्रिस्टल हमें बने हैं या कितने परसेंट ऑफ लिक्विड हमारा बना है, तो उसके लिए हम टाई लाइन और लीवर रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। तो होता क्या है कि कंसेप्ट क्या है कि क्लियरली द परसेंटेज ऑफ क्रिस्टल मस्ट इंक्रीज फ्रॉम 0 to 100 एंड द परसेंटेज ऑफ मेल्ट मस्ट डिक्रीज फ्रॉम 100 to 0 एज कूलिंग प्रोसीड। तो ये तो फैक्चुअल बात होगी कि भाई जैसे जैसे कूलिंग होगी वैसे वैसे हमारा क्रिस्टल्स का परसेंटेज सिस्टम में ज्यादा होगा और मेल्ट का परसेंटेज कम होगा, ठीक है, ये तो फैक्चुअल बात होगी। तो लीवर रूल का यूज करते हुए हम क्रिस्टल का परसेंटेज और मेल्ट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि क्रिस्टल का परसेंटेज मैं बल्क परसेंटेज की बात कर रहा हूं, ना कि कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। कंपोजिशन अलग होता है, यानी कि अगर एल्बाइट 50 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 50% क्रिस्टल बने हुए हैं, नॉट, क्रिस्टल का कंपोजिशन एल्बाइट 50 है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एल्बाइट 50 है या अनॉर्थाइड 50 है। लेकिन जब हम क्रिस्टल परसेंटेज की बात कर रहे हैं तब इसका मतलब ये हुआ कि कितना क्रिस्टल हमारा बना है, ठीक है, उसका कंपोजिशन नहीं देख रहे हैं, उसका हम क्रिस्टल कितना बना हुआ है क्वांटिटी देख रहे हैं। तो लीवर रूल, सो द प्रिसाइज प्रोपोर्शन ऑफ मेल्ट एंड सॉलिड एट एनी टेम्परेचर कैन बी डिटरमाइंड बाय द लीवर रूल। लीवर रूल क्या कहता है ये आपको ध्यान में पड़ना है, ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द टाई लाइन ऑन द solidus side of the system composition represent the proportion of liquid in the system, ठीक है। तो सॉलिडस लाइन की साइड जो टाई लाइन का प्रोपोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो लिक्विड का प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे हम फिर से बताते हैं कि सॉलिडस लाइन कौन सी है और लिक्विडस लाइन कौन सी है।
अरे यार, okay, so this concave side is your let me just draw it again. This concave side is your liquidus line, ठीक है, और ये वाली है solidus line, और ये बीच की लाइन है टाई लाइन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाई लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सॉलिडस वाली साइड पे जो प्रोपोर्शन होगा टाई लाइन का वो रिप्रेजेंट करेगा लिक्विडस, ठीक है, साइड। तो मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूं, और इसको इक्वल हाफ में कौन कर रहा है, हमारा कंपोजिशन इक्वल हाफ में कर रहा है, बल्क कंपोजिशन। तो बल्क कंपोजिशन को मैं लेट से ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। ये हमारा बल्क कंपोजिशन हो गया, और मैं लिक्विडस वाली साइड को मैं रेड ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा, ये ब्लू से रिप्रेजेंट किया मैंने। तो वो बोल रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ द टाई लाइन ऑन द सॉलिडस साइड ऑफ द सिस्टम कंपोजिशन रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड इन द सिस्टम। तो यहां पे क्या कर रहा है, लिक्विड का प्रोपोर्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो इस केस में यहां पे लिक्विड ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे कूलिंग के साथ सॉलिड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली साइड यानी कि लिक्विडस वाली साइड है वो सॉलिड का प्रोपोर्शन दिखा रही है। तो वही मैंने कहा था, यहाँ पे जो फैक्ट है कि टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, यहाँ पे 100% लिक्विड है, जस्ट यहाँ पे क्रिस्टल बनना शुरू हुए हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल है क्वांटिटी में। जहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्रिस्टल बनना शुरू हुए हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे 100% क्रिस्टल बन जाएंगे, जिसका कंपोजिशन सेम होगा एज योर बल्क मेल्ट कंपोजिशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये वाली लिक्विडस ये वाली सॉलिडस लाइन पे जो टाई लाइन है वो लिक्विड का प्रोपोर्शन बता रही है, तो ये वाली साइड क्या होगी, सॉलिडस का सॉरी क्रिस्टल का प्रोपोर्शन बताएगी, ठीक है। So the proportion of the tie line on the liquidous side of the system composition represent the proportion of crystals in the system. Okay, so this is the concept of lever rule. तो हम एक यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करके बताते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो क्रिस्टल का कंपोजिशन क्या होगा, x अपॉन x प्लस वाई इंटू 100, ठीक है। तो ये x हो गया, और ये हमारा y यहाँ पे दे रखा है। तो x, तो यहाँ पे x कितना है हमारा, यहाँ से हमेशा आपको, अगर आपको ग्रिड लाइन यहाँ पे दे नहीं रखी है तो आपको मेजर कैसे करना है x को, यहाँ से आप नोट डाउन कीजिए कि x का कंपोजिशन कितना है, 40 है। तो x इज योर 10 एंड y इज योर अराउंड 10, 20, 30, 40, ठीक है, 10, 20, 30, 40। सो y इज योर अराउंड 40 एंड x इज योर अराउंड 10, ठीक है। और x प्लस वाई हमारा 50 हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं, C की बात करूं, तो C पे मैं पूछता हूं कि अगर क्रिस्टल का कंपोजिशन, क्रिस्टल का परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट क्रिस्टल हमारे क्रिस्टलाइज हुए हैं, तो 10 अपॉन 50 इंटू 100, ओके। सो ओनली 20% ऑफ द क्रिस्टल्स are crystallized here at the C, okay। और similarly we can do for liquid। तो liquid कितना होगा, 40 upon 50 into 100। so 80% ऑफ लिक्विड वहां पे रहेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहां पे अगेन मैं एग्जांपल देता हूं, तो ये मैंने एग्जांपल कर दिया है, ठीक है। तो मेजर करने वाली बात मैं फिर से कर रहा हूं कि मेजर, अगर आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन वैसे दे रखी रहती है एग्जाम में, अगर ग्रिड लाइन नहीं दे रखी है तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो टाई लाइन का प्रोपोर्शन, ठीक है। टोटल टाई लाइन कितनी है, C से D की 10, 20, 30, 40 एंड 50, अराउंड 50, ठीक है। ये यहाँ पे 45 ले रखी है, तो आप लोग प्रिसाइज मेजर करना है, ये 45 आप कह सकते हो। तो टोटल 45 है, और x का कंपोजिशन यहाँ पे x की टाई लाइन कितनी है, 10 है, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल की। और टेन है या 9 जो भी दे रखी है, ठीक है। और वैसे यहाँ से आपको मेजर करना है, तो यह मैं यहाँ पे 9 ले रहा हूँ, और ये कितना हो जाएगा हमारा 45 माइनस 9,
इज योर 36, ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका 36 हो जाएगा यहाँ पे ये मेजर करके, और देन वी विल गेट 80% liquid and 20% crystals. Okay, so when the crystal has cooled at 1225 degrees Celsius 100% crystals will form. Okay, तो टाई लाइन क्योंकि लिक्विडस पे पूरा 100% है तो यहाँ पे 100% क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। और रिमेंबर ये टाई लाइन वाला रूल सिर्फ सॉलिड सोल्यूशन वालों के लिए है, ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन सिस्टम के लिए है, बाकी मैं यूटेक्टिक के लिए अलग से बताऊंगा, ठीक है। जो ये वाला रिवर रूल है वो सिर्फ सॉलिड सोल्यूशन के लिए है यहाँ पे इस वाले केस में। आगे में भी इस ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, तो उसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। So when the system has cooled to the solidus temperature 1225 degrees Celsius, the proportion of tie line EF on the liquidus side approaches 100%, ठीक है, indicating that the system is approaching 100% solid। या सॉलिड की बात करूं तो मैं यहाँ पे क्रिस्टल की बात करूं, ठीक है, 100% क्रिस्टल। ओके, तो एक टेक्सचर भी मैंने बात की थी, जब मैं टेक्सचर की वीडियो बनाई थी तो मैंने जोन्ड टेक्सचर की बात की थी। तो सॉलिड सॉल्यूशन में प्लेजोक्लेस की जोनिंग सॉलिड सॉल्यूशन की वजह से ही होती है, ठीक है, क्रिस्टल जोनिंग। तो टाइप्स ऑफ जोनिंग कैन बी नॉर्मल, रिवर्स, पैच इन, ऑसिलेटरी। आप मेरी टेक्सचर की वीडियो पे देख सकते हो, इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया आपको। ओके, और ये सॉल्व करते हैं, ये एग्जाम में आया था, गेट का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, और ये लीवर रूल के जरिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक सीमेटिक आइसोबारिक, ठीक है, यानी कि आइसोबारिक में क्या होगा, P + F = C + 1 हो जाएगा। TX फेज डायग्राम है, X हमेशा कंपोजिशन दर्शाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, ये ओलिवीन है, यानी कि फॉरेस्ट्राइट एंड फाइलाइट आर 2 एंड मेंबर्स ऑफ ओलिवीन। फॉरेस्ट्राइट का फॉर्मूला होता है Mg2SiO4 एंड फाइलाइट का फॉर्मूला होता है Fe2SiO4, ठीक है। If there is a chemical equilibrium of melt, the weight % of olivine crystallized from melt of a combustion A at temperature T2 is, तो टेम्परेचर T2 पे वो बोल रहा है कि भाई ये T2 टेम्परेचर है, यहाँ पे कितना परसेंट ओलिविन क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, सबसे पहले मैं बल्क कंपोजिशन ढूंढूंगा। तो ये हमारा बल्क कंपोजिशन है, यहां से मैं लाइन खींचूंगा, तो मैं इसको जरा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट का पता चल जाए। ओके, तो ज्यादातर ये सिस्टम क्या होते हैं, आइसोबारिक होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टाई लाइन कैसे फॉर्म करते हैं, तो वो बोल रहा है T2 टेम्परेचर पे। तो T2 पे मैं सबसे पहले लिक्विडस पे अपना पॉइंट लगा दूंगा एक, और एक सॉलिडस पे पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। सॉलिडस इज योर कॉन्केव, लिक्विडस इज योर कॉन्वेक्स इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, बल्क कंपोजिशन देखूंगा, ये हमारा बल्क कंपोजिशन है A, उसने बता रखा है, ठीक है। यहां से मैं लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी ब्लू से, और ये हमारा जो बल्क कंपोजिशन है वो आ रहा है 60 पे, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट्राइट 60 है हमारा, एंड फाइलाइट विल बी 40, राइट। अब ये टाई लाइन हमारी बन चुकी है, तो मैं टाई लाइन को रेड से डिनोट करता हूं। ओके, अब वो बोल रहा है कितना % ओलिविन का क्रिस्टल बनेगा। अब हमने लीवर रूल में देखा है कि जो सॉलिडस वाली लाइन है वो लिक्विड का परसेंटेज बताती है, ठीक है, लिक्विड का परसेंटेज बताएगी सॉलिडस वाली लाइन, ये सॉलिडस है टाई लाइन, ठीक है। सॉलिडस वाली लाइन पे जो टाई लाइन का प्रोपोर्शन है वो लिक्विडस का होता है, लिक्विडस वाली लाइन पे जो टाई लाइन का प्रोपोर्शन होता है वो सॉलिड का होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अब हमने देखना है कि टोटल कितने यहाँ पे
गैप्स हैं ये यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो कि 20 तो ये 30 हो जाएगा, तो 30 40 यानी कि 10 का गैप है, 10 20 30 40, तो टोटल टाई लाइन का प्रोपोर्शन कितना है 40 है, ठीक है। तो सॉलिड वाली का प्रोपोर्शन कितना होगा 1 2 3 30 होगा, राइट। एंड लिक्विड वाले का प्रोपोर्शन कितना होगा 1 ओनली 10, ठीक है, राइट। अब वो बोल रहा है क्रिस्टल का प्रोपोर्शन निकालो, तो क्रिस्टल का प्रोपोर्शन कितना होगा सॉलिड अपॉन लिक्विड प्लस सॉलिड, ठीक है, यानी कि 30 अपॉन 30 प्लस 10 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 अपॉन 4, okay, so it will be around 75%, okay, yes, so इसका आंसर क्या आ जाएगा 75% of olivine crystals will be forming at T2. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं लिंक में अपना जो ग्रुप का जियो माइंड का टेलीग्राम ग्रुप है उसको लिंक दे दूंगा। और अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो माय नंबर इज़ 9897554782, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और यू कैन रिक्वेस्ट मी टू ज्वाइन द ग्रुप। 15 से मैं ज्वाइन करूंगा 15 दिसंबर से, ओके, दैट्स इट, थैंक यू एंड स्टे वेल, स्टे हेल्दी।